Hi everyone, I hope you are doing well. I'm Alisha Mahajan and what we are going to do is back to basic series ka accounting standards. Okay, so accounting standard is a very important topic since accounting standard topic will come in your +1 accounts, in your BCom, in your UGC NET exam, either it is managed for commerce or management, and it will also include in all the government exams that has accounts in it. Okay, so अकाउंट जहां जहां है वहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है. मैं उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर MCQs डिस्कस करूंगी जो कि जिससे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की थियोरी भी कवर होगी. क्यों थियोरी कवर होगी? रीजन बीइंग कई बार बच्चे MCQs करके ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाते हैं क्योंकि क्लैरिटी भी हो जाती है कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा. सो इसके थ्रू आपके ना केवल MCQs रिवाइज होंगे बल्कि थियोरी भी रिवाइज होगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड दिस इज बैक टू बेसिक सीरीज जहां पर हम बेसिक से जिनको कुछ भी नहीं आता है अकाउंट्स का या जिन्होंने अभी स्टार्ट करा है +1 में एडमिशन ली है तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1. सबसे पहले आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 पता होना चाहिए क्या है. तो सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग, लिख लीजिए, पॉलिसीज. सो गाइज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज कहता है कि सबको डिस्क्लोज करो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज में. तो उसमें हमारे 3 अजम्पशंस है. एक है गोइंग कंसर्न, एक है कंसिस्टेंसी, तीसरा है एक्रूअल. तो उन्होंने पूछा कौन सी नहीं है, तो दैट इज प्रूडेंस नहीं है. सो ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इसको ये 3 जो है हमारी प्रिंसिपल अजम्पशंस है. सो अगर पेपर में इन 3 के अलावा कोई भी अलग से अजम्पशन आती तो आपने उसको डिलीट कर देना कि वो इसका पार्ट नहीं है. गोइंग कंसर्न क्या होता है? कंपनी हमेशा चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती. कंसिस्टेंसी जो हमने पिछली बार यूज करा मेथड वही आगे भी यूज करे. एक्रूअल का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग, कि जो इस साल के लिए है उसे इस साल में इंक्लूड करो चाहे पैसे रिसीव हुए हैं चाहे नहीं हुए. प्रूडेंस का मतलब है नुकसान वगैरह एंटिसिपेट करो लेकिन प्रॉफिट्स को मत करो. तो ये डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का पार्ट नहीं है. सो ये 3 है, याद रखिए. नाउ अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 आप सबको पता है, अब याद हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 का मतलब क्या है. डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज यहां पर आ भी गया है. डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इन विच पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कहते डिस्क्लोज करना है अकाउंटिंग पॉलिसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस पार्ट में? नोट्स में, बैलेंस शीट में, नोट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट रिक्वायर्ड. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा गाइस? ओनली. देखो जब भी कोई चीज ओनली होता ना वो वैसे ही बताया जाता है कि ये सही तरीके से वो नहीं है. सो याद रखें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 requires disclosure of accounting policies under notes forming part of financial statement. मतलब जहां जहां भी नोट्स बने हैं अकाउंट्स में, जहां जहां नोट्स बने हैं सब कहीं पर भी आएगा. ओके, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए. थर्ड, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 क्या होता है. स्टॉक. सबसे पहले हमने पॉलिसी बनानी है. पॉलिसी किस पर बनानी है? इन्वेंट्री पर. इन्वेंट्री का दूसरा नाम होता है स्टॉक. सो सेकंड आपने याद करनी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 दैट इज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट. सो गाइस इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर. ऑब्वियसली स्टॉक हमेशा कम पर करो क्योंकि हमने आपको पता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में यही कहते हैं ना, खर्चा कि हम ज्यादा से ज्यादा शो करें और प्रॉफिट्स कम से कम शो करें. तो हमने स्टॉक भी कम से कम पे वैल्यू करना है कि नहीं हमारे पास उतना है नहीं. सो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू MRV, NRV, MRV that is same. ठीक है जी. So whichever is lower. So option number C will be the correct answer.
Which of the following is not included in cost of inventory? ये अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 का ही क्वेश्चन है. कहते कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या नहीं आएगा? परचेज प्राइस, कन्वर्जन कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस, इंपोर्ट ड्यूटी. सो गाइस इन्वेंट्री मतलब स्टॉक जो आपने लिया, तो स्टॉक कितने में खरीदा, है ना. कन्वर्जन कॉस्ट, उस स्टॉक को लाने में, मतलब अपने वेयर हाउस में लाने का कितना पैसा लगा. इंपोर्ट ड्यूटी, अगर फॉरेन से ला रहे तो कितनी ड्यूटी दी. एबनॉर्मल लॉस, जो एबनॉर्मल लॉस है वो हर रोज नहीं होता, ठीक है ना, वो कभी कभार हो जाता है. सो ये हमारे जैसे फायर, रोज थोड़ी फायर लग जाती है, या रोज थोड़ी चोरी हो जाती है, थेफ्ट. सो इसलिए एबनॉर्मल लॉस इसका पार्ट नहीं है, बाकी सब है, क्योंकि ये कॉस्ट, उसी कॉस्ट का ही पार्ट माना जाता है. ओके. डिविडेंड पेड आर क्लासिफाइड एज. डिविडेंड पेड, अब जो हमारा गाइस डिविडेंड पेड है, ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 में आ जाता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3. लेकिन लेट मी टेल यू, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 अब डिसकंटिन्यू हो गया है, तो इसको हम ना भी पढ़े तो चलेगा, ठीक है जी. तो इस क्वेश्चन को वैसे हम, क्योंकि अकाउंट्स में आगे भी डिविडेंड पेड कहां पर आता है ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है. सो डिविडेंड पेड एक फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है. ये हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट का वैसे प्रैक्टिकल चैप्टर है तब करेंगे, तब समझ आएगा. लेकिन अगर आपको कोई पूछे क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी भी कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू हो गया है, तो आपने कहना है डिसकंटिन्यू हो गया है, ये नहीं है. ओके. नाउ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय नॉन फाइनेंशियल कंपनी इज क्लासिफाइड एज. ये जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे तो आपको ये तब मैं रिवाइज करवाऊंगी. सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाए इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय नॉन फाइनेंशियल कंपनी. अगर तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो आपने कहीं से इंटरेस्ट रिसीव करा, तो इट मींस आपने इन्वेस्ट करा है, ठीक है ना. सो इट विल बी इन्वेस्टिंग, ठीक है जी. सो हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा पार्ट नहीं है. नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4. अब इसको कैसे याद रखना है? कंटिजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ये है इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 का नेम. ये आपको याद रखना है. सो इसको याद करने का मैंने एक तरीका बच्चों को बताया था कि सबसे पहले हम देखो बनाते हैं, लेट्स सपोज हमने लिख दिया जर्नल लेजर. जर्नल लेजर को कर दिया नंबर 1, ट्रायल बैलेंस को कर दिया नंबर 2, फिर थर्ड में हमने बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस, और फोर्थ में हमने बनाई बैलेंस शीट नंबर 4. सो कंटिजेंसीज एंड इवेंट अकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट वाला पॉइंट आ गया फोर्थ पर. ऐसे हम याद कर सकते हैं, या आपके पास अगर कोई और ट्रिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 याद करने की कि क्या है जिसमें ये आफ्टर बैलेंस शीट डेट आ जाए, तो वो. सो कंटिजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट मतलब बैलेंस शीट की डेट निकलने के बाद कोई भी कंटिजेंसी और इवेंट होती है, ठीक है, वो. तो इसका क्वेश्चन क्या है? प्रपोज डिविडेंड इज नाउ. जो प्रपोज डिविडेंड होता मतलब अभी डिविडेंड मिला नहीं, हमने प्रपोज किया अगले साल के लिए, वो जो डिविडेंड है इज अ एडजस्टिंग इवेंट. उसे हम एडजस्ट करेंगे या नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है. सो गाइस जो प्रपोज डिविडेंड है इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है जी, क्योंकि ये पिछले साल को इम्पैक्ट नहीं करेगा, इसीलिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट इसे कहा जाता है. अ मेजर लॉ ऑफ सूट सेटल्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट रिलेटेड टू पास्ट इवेंट. मतलब बैलेंस शीट की डेट निकल गई तो हम पास्ट को क्यों करेंगे, कहते हैं लेकिन ये पास्ट इवेंट से रिलेटेड है. कोर्ट केस अ मेजर लॉ सूट सेटल हुआ है, मतलब आप मेजर लॉ सूट का मतलब आप कह सकते हो कोर्ट केस, कोई कोर्ट केस सेटल हुआ है, ठीक है, बैलेंस शीट डेट के बाद, लेकिन ये पास्ट इवेंट से रिलेटेड है. तो ये क्योंकि देखो ना कोर्ट केस है, उन्होंने साथ में मेंशन किया पास्ट इवेंट से रिलेटेड है, तो उसे हम एडजस्ट करेंगे, चाहे बैलेंस शीट की डेट निकलने के बाद है तो उसे हम पिछले ही साल में जो मतलब हुआ है पास्ट इवेंट है, तो इसे एडजस्ट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायर पीरियड आइटम अराइजेस ड्यू टू. कहते जो पिछले साल की आइटम्स होती है वो ज्यादातर अराइज करती है ड्यू टू
इसका आंसर है एरर ऑफ ओमिशन, मतलब हम भूल गए, भूलने के कारण ये होती है एरर ऑफ ओमिशन। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 का। यहां हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 याद करेंगे, जिसका नाम है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट प्रायर पीरियड आइटम, प्रायर पीरियड आइटम। सो नेट प्रॉफिट प्रायर पीरियड आइटम, इसको नेट प्रॉफिट प्रायर पीरियड आइटम, नेट प्रॉफिट वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को 5 कैसे करेंगे, तो आपने इसको याद रखना है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए जब मेरी पांचों की पांचों उंगलियां घी में होंगी, मतलब मुझे सारा प्रॉफिट चाहिए। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 इज रिलेटेड टू नेट प्रॉफिट प्रायर पीरियड आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इज। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इज, अब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब है जैसे उसकी यूजफुल लाइफ जो है चेंज हो रही है, ठीक है ना, किसी की एसेट की हम कर सकते हैं, है ना। इज ट्रीटेड एज प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव होता है पीछे जाना, प्रोस्पेक्टिव होता है आगे जाना। जो चेंजेस होते हैं अकाउंटिंग में, वो याद रखना, वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव होते हैं, मतलब फ्यूचर पीरियड को ध्यान में रखते हुए करते हैं। ओके, सो प्लीज मेक श्योर, इस क्वेश्चन से हमारे 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज हुए हैं। 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 10 क्वेश्चन आंसर्स हमने करे हैं रिवाइज। इसको आप अच्छे से करें एंड फिर हम आगे और एमसीक्यूज रिवाइज करेंगे। टोटल 30 एमसीक्यूज हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम फॉर द नेक्स्ट वीडियो, we will look into that. Thank you so much guys, take care and bye bye.